अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी व्हाई कांट पाकिस्तान इज प्रोग्रेस और डी डायरेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। जीशान उस्मानी हैं, पाकिस्तानी हैं, बिजनेस वजनेस करते हैं, शायद इधर उधर जाते हैं। उनका एक चैनल है, उन्होंने एक वीडियो बनाया व्हाई कांट पाकिस्तानीज प्रोग्रेस। तो पाकिस्तानी होकर ये पाकिस्तानियों की कमियां बता रहे हैं। वैसे तो मैं कई सालों से बता रहा हूं, बट मेरी बातें पाकिस्तानी कम सुनते हैं। इनको लगता है कि काफिर बोल रहा है, तो ऐसे कैसे सुन लूं मैं इसकी बात, ये तो दूसरे मजहब का आदमी है। तो चलिए, एक पाकिस्तानी आज बताएगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तानी प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा। चलिए लेट्स सी। मेरा नाम है जीशान उस्मानी। आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन शेयर करता हूँ। मैं सऊदी अरब के ट्रिप के ऊपर आया हुआ हूँ। किसी साहब ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तानी क्यों आगे नहीं बढ़ सकते, ये पाकिस्तानियों के पास अपनी यूनिकॉर्न क्यों नहीं होती ना, कोई बड़ी बिलियन डॉलर कंपनी ने बनाती, पूरी दुनिया बना रही है, पाकिस्तानी क्यों नहीं करते। तो मैं कहा बेफिक्र हो जाए, पाकिस्तानी ये काम कभी भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिनात में से हम पाकिस्तानी इस काबिल नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े काम कर सकें, तो आप इसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। तो वो गुस्से हो गए, पूछ ले कि ऐसा क्या है, हम में से क्या बुराइयाँ हैं कि जो मैं आगे नहीं बढ़ने देती। तो मैंने उनसे बोला 5 के ऊपर बात कर लेते हैं, इन 5 में अगर कुछ बेहतरी आ जाए तो उसके बाद फिर मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है वो है प्रोफेशनलिज्म, पेशा। अच्छा चलिए, ये पांचों चीज़ों के बारे में सुनते हैं कि क्या आर्गूमेंट देते हैं और क्या दलील दे रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारतीय होने पर आप प्राउड करें, क्योंकि आप इंडियंस हैं। आज ये टी शर्ट इसीलिए पहन के आया हूँ, प्राउड टू बी एन इंडियन। हमारे पास अपने देश पर प्राउड होने के लिए, गर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारी 10-20 हजार साल पुरानी संस्कृति है, कल्चर है, नॉलेज है, हमारे लोग हैं। तो बहुत बड़ी चीज है हमारे पास और हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज दुनिया इस बात को मानती है। तो अगर ये टी शर्ट आपको अच्छी लग रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर इस तरह की और भी कई सारी टी शर्ट्स हैं जो हम लोगों ने डिज़ाइन की हैं मेरे ब्रांड से। तंत्रा के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, वो आप तक ये टी शर्ट्स पहुंचा सकते हैं। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप टी शर्ट्स कहाँ से लेते हैं, टी शर्ट्स का सोर्स क्या है, तो एक सोर्स ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ से अपने मनपसंद की टी शर्ट आप वहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सोच, जो एक मैसेज देने की परंपरा है जो मेरी लगातार रही है, जो पिछले मैं कई सालों से कर रहा हूँ, कि टी शर्ट पर कुछ ना कुछ एक मैसेज होता है, उसका एक मतलब होता है, वो आप लोगों को पसंद आएगी। तो ज़रूर जाएं, टी शर्ट खरीदें और सपोर्ट करें इससे। चलिए आगे सुनते हैं। पेशा वाराना महारत वो बिल्कुल अनका हो गई है, ये ज़ीरो हो गई है हमारे पास, और किसी भी काम की नहीं बची। हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करते। अभी आप देख लीजिए, कोई बंद टूट गया था, पानी आ गया था धाबे जी के अंदर, और आप वीडियो देखें, जियो टीवी चला रहा था, उसको तमाम टीवी मीडिया चला रहे थे कि लोग बैठे हुए हैं, शलवारें ऊपर की हुई हैं, मोबाइल की जो टॉर्च होती है ना, उससे वो देख रहे हैं पानी कहाँ बह रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब भी खड़े हुए हैं, किसी ने कोई जूते नहीं पहने हुए, कोई पर्सनल का सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहना हुआ, कोई कुछ नहीं कर रहे, रेला आएगा और सबके सब वहीं पर बह के मर जाएंगे। कोई और किसी फील्ड में कोई ड्राइवर है तो उसके पास के जो एटिकेट्स हैं वो उसको नहीं पता, वो आपको गाड़ी में बिठाता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी अजाब हो गई। या तो वो गाने लगा देगा, गाने लगाएगा तो उसने वो हैंड फ्री लगाया हुआ होगा और वो आराम से डिस्कशन शुरू कर देगा। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होगा, बोल रहा होगा, 4 घंटे की ड्राइव आपकी ज़िंदगी के लिए अजाब बन जाएगी। वो अल्लाह का बंदा फ़ोन रखे तो आप कोई जिक्र करें ना, वो अल्लाह का बंदा फ़ोन रखे तो आप कोई बात करें, वो अल्लाह का बंदा फ़ोन रखे तो आप अपना कोई फ़ोन अटेंड कर लें, अपना कोई वॉइस नोट रिकॉर्ड करवा लीजिए, कुछ पढ़ लें। वो इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा आपको। 4-5 घंटे की ड्राइव पूरी आपके लिए मुसलसल टॉर्चर होगी। आप गाड़ी में बैठेंगे तो बोलेगा कि जी पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, भैया सुबह से खड़े हुए थे, पहले भरवा लेते, फिर बोलेगा टायर की हवा ख़त्म हो गई है, फिर थोड़ा सा आगे चलते से बोलेगा अच्छा मैं गाड़ी चेक करवा लूँ, फिर बोलेगा जी मेरी गाड़ी गर्म हो गई है। वो चीज़ जिस पे रिस्क हमारा है, वो चीज़ ही उसका ख्याल नहीं कर रहा, वो आपका ख्याल क्या करेगा। और पूरी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ऊपर अनलोड करके चले आएगा 4 घंटे की ड्राइव के ऊपर।
कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, कहीं पर भी नहीं। अभी सऊदी आरामको में ट्रेनिंग कराई, उन लोगों से बातचीत हुई, मैंने कहा जी आप पाकिस्तानी हायर करें, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप कहते तो हैं, जब भी आते हैं बात करते हैं, लेकिन हम लोग बड़े तंग आ चुके हैं, आप पाकिस्तानियों से हम क्या करें, 7,500 बंदा हायर करना है, आप स्किल्ड स्कोर है, स्किल्ड स्कोर पे आप दे दीजिए, बंदा हायर कर लेंगे, आप जाके अनाउंस कर दीजिए, स्किल्ड स्कोर के ऊपर बंदे प्रोफाइल जमा करवाइए, वहाँ से हमारे डिपार्टमेंट में आप रिकमेंड करेंगे, हम रख लेंगे। मैं कहा जी क्या हुआ, कि एक बंदे को रखा, पहले तो मिनते करता रहा कि जी मुझे रख लो, मैं अच्छा बंदा हूँ, बड़ा अच्छा बंदा था, प्रोफेशनल बंदा, 40+ ईयर्स का था, बड़ा मैच्योर बंदा था, हमने रख लिया। 3 महीने बाद छुट्टी गया दुबई के ऊपर, और वहाँ जाके उसने बोला मुझे वापस नहीं आना। हमने कहा भैया तुम्हें हमें प्रोसेस करने में, ऑन बोर्ड करने में 6 महीने लग गए, तुम्हारा इकामा इशू कराया, तुम्हारा वीज़ा इशू कराया, 1000 किस्म के काम किए, तुम आए, तुम्हें ट्रेनिंग दी, लैपटॉप दिया, सारी की सारी वो प्रोविजंस थी, वो सारी की सारी हुई, तो उसके बाद तुम चले गए। अच्छा ठीक है, अब नहीं आना तो नहीं आना, आप लैपटॉप तो वापस करो। कह रहा जी लैपटॉप तो मैं लेके भाग गया, लैपटॉप वापस नहीं करूँगा। बोला भैया डेटा हमारा, पगला गए हो क्या, क्या हो गया, डेटा वापस करो। तो कह रहे जी मेरी फाइनल सैलरी और एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट भेजें। बोले भाई 3 महीने हुए, कौन से एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, कौन सी सैलरी, तुम तो भाग गए हो पहला हफ्ता काम करके सैलरी का। कह रहे जी नहीं। उसको बोला अच्छा भाई दुबई में दे दो। कह रहे नहीं मैं तो अबू धाबी के अंदर हूँ, गाड़ी मेरे पास नहीं है। अब इन अल्लाह के बंदों ने अबू धाबी में गाड़ी में उसके पास बंदा भेजा, उसने लैपटॉप रिसीव किया, उसके पैसे हाथ में रखे, तो अल्लाह के बंदे नहीं दिए। अब बताइए ये प्रोसेस से गुजरने के बाद वो साहब तो जो भी उनकी मजबूरी होगी, जो कुछ होगा करके चले गए, लेकिन आगे वो 100 पाकिस्तानियों को हेड नहीं करेंगे। जब ऐसी हरकतें करते ना, एक बंदा करता है, आगे 100 पाकिस्तानियों को भुगतनी पड़ेंगी। हम उम्रे के ऊपर वीज़े के ऊपर आते हैं, कॉटन का सूट पहना होता है, अच्छी घड़ी पहनी हुई होती है, यहाँ पे कि भीख मांगना शुरू कर देते हैं। 100 भिखारी पकड़े जाते हैं, सऊदी अरब में तो 95 पाकिस्तानी होते हैं। तो बताइए बाकी लोगों को वीज़ा कौन देगा? फिर आपको जब उम्रे के और हज के वीज़े मिलने बंद हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे हमारे साथ क्या हो गया। तो पहली बात तो प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल ज़ीरो है। इस पर इतनी स्टोरीज़ हैं, इनेक्स से बात हुई, सऊदी इलेक्ट्रिक से बात हुई, इतनी। और शायद अभी जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक तो भिखारियों को वापस भेजने लगे। हजारों की संख्या में भिखारी डिपोर्ट किए जा रहे हैं इन देशों से, और ये तंग आ गए हैं। पाकिस्तानी भिखारी हैं, पाकिस्तानी भिखारियों से वो इतने तंग आ चुके हैं कि वो डिपोर्ट कर रहे हैं कि हम तुम्हें अपने देश से बाहर निकालेंगे, तुम्हें मांगने। तो भाई उनकी इज्जत खराब होती है ना। वो साफ सुथरी सड़कों पर अपने शहर को डेवलप कर रहे हैं, अपने शहर को दिखा रहे हैं कि हम कितने डेवलप हैं। वहां पर सड़क पर चलता हुआ आदमी पाकिस्तानी भिखारी भीख मांग रहा है। ये तो उनका देश बदनाम हो रहा है ना। ये आप तो कहते हो कि आपके पास बड़ा अच्छा पैसा है और आप अपने देश को डेवलप कर रहे हो, और यहाँ पे भिखारी झुंड बनाकर घूम रहे हैं। इतनी कंपनी से बात हुई, जिसके पास जाता हूँ, STC हो गया, मोबिली हो गया, टेटको हो गया, तत्वीर हो गया, तहक्कुम हो गया, मुकद्दम हो गया, इल्म हो गया, कोई 25-26 मीटिंग्स की हैं, जिसके पास गया हूँ ये पूछा पाकिस्तानी क्यों नहीं हायर करते, और उसने पाकिस्तानियों की एक लंबी लिस्ट निकाल के रोना धोना शुरू कर दिया है। इंडियंस भी तो हैं, वहाँ से भी तो आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, नेपाली भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं, अफगानिस्तानी भी आते हैं। हमें क्या मौत आई हुई है कि हमने कसम खा ली है कि सब कुछ करके छोड़ेंगे। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, RFP के ऊपर जवाब दिया था, उससे कॉन्ट्रैक्ट मिला ह्यूमन रिसोर्स का, वो आपको प्लेस करेगी। आपको आते हुए जुम्मा 8 दिन नहीं होते, आप कंपनी को बोलते हैं यार कॉन्ट्रैक्टर को निकालो बीच में से, डायरेक्टली मुझे हायर कर लो। और भाई डायरेक्टली वो आपको हायर नहीं कर सकते, वो बाकी कामों की प्रोविजंस वगैरह उसके नाम के ऊपर है। जिस बंदे ने आप पे एहसान किया, जो आपको जॉब के ऊपर लेकर आया, आप सबसे पहला छुरा उसी की पीठ में क्यों खोपते हो? कल तक तो बेरोजगार मर रहे थे और कुछ नहीं था, अभी आपने क्यों किया है? अफसर के ऊपर अकाउंट रजिस्टर नहीं करते, बाद में बोलते हैं हमारा ग्रुप लग गया, हमारा इकामा एक्सपायर हो गया। इतनी तो तालीम होनी चाहिए ना, बेसिक तालीम तो कर लिया करें। तालीम से हमने नफरत है, हमने टिकटॉक देखनी है, हमने रील्स देखनी है, हमने खराफात करनी है, हमने टोटे देखने, पढ़ना नहीं है। जो अपना प्रोफेशन है उससे मुतालिक भी नहीं पढ़ना, जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उससे मुतालिक भी नहीं पढ़ना, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पहला जो प्रॉब्लम है जिसका फुकदान है मिन हैसुल कौम, पूरे के पूरे मुल्क के ऊपर, जिसके ऊपर कहत पड़ा हुआ है, वो प्रोफेशनलिज्म का है। प्रोफेशनलिज्म डू नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान पीरियड। अब इसके बाद आगे से बात शुरू करें, अब सिखाना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, लर्न करना शुरू करें, वापस से ज़िंदगी रिस्टार्ट करें अल्लाह के वास्ते। जो प्रोफेशनलिज्म की बात हुई है ना, मैंने कहा ना कि प्रोफेशनलिज्म जो ये बात करें बिल्कुल 100% है। क्लिप्स मेरे पास आ रही हैं, वो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो जिम्मेदार, भाई आपने यूट्यूब चैनल खोला है, अरे आपके 10,000 12,000 ही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन भाई प्रोफेशनल तो बनो। अब वहां पर बैठकर आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि मैं तो, मेरी पहचान है, मैं सुपारी दे दूंगा, और उसको डिफेंड किया जा रहा है, कंडेम नहीं किया जा रहा कि नहीं इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर कैसे जान से मारने की धमकी दी गई, या वो क्लिप हटाई नहीं गई वहां से। कंडेम भी नहीं किया जा रहा कि नहीं वो तो हमने उसके लिए किया, उसके लिए क्यों, सब उसका इंतजाम मैं लीगल उपाय कर रहा हूँ यूट्यूब इंडिया के पास, और यूट्यूब जो क्रिएटर्स हैं, मेन जो गूगल का ऑफिस है वहाँ भी, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।
तो प्रोफेशनलिज्म कहां है? ये जरा भी समझ नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते, आप किसी को धमका नहीं सकते, आप किसी की सुपारी नहीं दे सकते। गाइडलाइंस के खिलाफ है वो, लेकिन वो वीडियो गया। अब वो गया तो हमें हथियार मिल गया, फिर देखा जाएगा। जो कलर्स भर गए ना आप में, गीबतों के और हसद के और जेलेसी की और अनप्रोफेशनलिज्म की, इनसे अपने आप को ना इसको वाइट वॉश कीजिए, वापस से तस्वीर बनाना शुरू कर दें अपनी किरदार की, अपने आमाल की, ताकि दुनिया में कुछ आपकी भी सुनवाई हो और आपकी वजह से जो बाकी तमाम लोगों को मुश्किलात होती हैं उसके मुश्किलात उनको ना झेलनी पड़े। दूसरी चीज़, जेलेसी, हसद, आपने ज़िंदगी सही मानों में बर्बाद कर दी। जब आपके पढ़ने के दिन थे उस वक्त आप खेलकूद में लगे रहे, लड़कियों से मुआशकों में लगे रहे, नाइट पे जिसके ऊपर कॉल करते रहे, टिकटॉक की, फेसबुक की रील देखते रहे और नेटफ्लिक्स देखते रहे। अब आप 25 साल के हो गए, अब आपने दूसरे 25 साल को देख लिया, वो बंदा अच्छा है, उसकी अच्छी गाड़ी है, आपसे अच्छा घर है, आपसे अच्छी जॉब है, आपसे अच्छी बीवी है, फैमिली उसकी सेट है, अच्छा कमा रहा है। अब बजाय इसके कि आप जाके पूछें, वो अमेरिका में होता है ना, वो फिर रहे होते हैं यूट्यूबर, अच्छी सी गाड़ी से कोई गुजरता है, बोलता है व्हाट यू डू फॉर लिविंग, व्हाट यू डू फॉर लिविंग, ही वांटेड टू लर्न। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम बोलते हैं हाँ हाँ अमेरिकन एजेंट होगा, हराम का पैसा आ रहा है साले के पास, और कहाँ से, और बाप उसका जनरल होगा, सिफारिशी होती है, ऐसे लोगों को तो मिलता है, गरीब आदमी मिलता है। अब हम इस जेलेसी शुरू कर देंगे, जब भी तनकीद आएगी नफ़ा रुक जाएगा। अब वो बंदे को जिसको इतनी आप गालियाँ दे रहे हो वो आपको कुछ सिखाएगा, आप उस बंदे जैसे बनोगे, अगले 25 साल आप गालियाँ देने में गुजार दोगे। फिर जब आप 50 साल के होगे फिर आपको 50 साल का कोई बुढ़ा नजर आएगा, उससे कंपेयर करोगे, उसको गालियाँ दोगे। 60 साल में 60 साल वाले को गालियाँ दोगे। जितने साल के होगे अगले 4-5 साल आगे पीछे करके लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देते हो। जब तक ये हसद बाकी रहेगा ना, जब तक ये रहेगा कि उसके पास से चले जाए और आपके पास आ जाए, या मेरे पास आए जाना है उस कमबख्त के पास से ज़रूर चले जाए, जब तक ये बद्दुआओं के लिए हाथ उठाते रहेंगे ना, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कुदरत अंधी नहीं है, उसको भी नज़र आता है। वो शायर कहता है कि मैं उस शहर अदावत में रहता हूँ कि जहाँ, मैं उस शहर अदावत में रहता हूँ कि जहाँ लोग सजदों में भी औरों का बुरा चाहते हैं। तो दूसरी चीज़, अब फिर कहूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि इस्लामोफोबिक है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इजराइल को तबाह करने की दुआ पढ़ते हैं, हर बार, हर दिन, हर घंटे कुछ न हुआ इजराइल, यानी कि उसने सुना नहीं। तो कभी इस बात के लिए कभी 5 मिनट शांत होकर कभी सुना है कि वो तुम्हारी क्यों नहीं सुना, उसने, जिसको तुम मानते हो, उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? कोई ना कोई वजह होगी ना बात नहीं सुनने की, वरना अब तक तो इजराइल को तबाह हो जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए, यहूदी इस धरती से मिट जाने चाहिए। लेकिन हैं वो मुट्ठी भर, लेकिन आज भी टिके हुए हैं, आज भी डटे हुए हैं, आज भी ठोक रहे हैं। उनको, उनके ऊपर तो अजाब नहीं आता, और डेवलप भी हो रहे हैं, पैसे भी हैं, इतनी मुश्किलों से घिरने के बाद भी डटे हुए हैं, मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं, घर में घुसकर मारते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो घर में ही जमींदोज कर देते हैं। नसरुल्लाह को ठोका ना, अंडरग्राउंड 30 फीट नीचे, ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली, पढ़ाई की है। समझो, यानी कि कुछ ना कुछ तो गलत है आप में, कुछ ना कुछ तो गलत है कि वो सुन नहीं रहा। और 1400 साल से यहूदियों को मिटाने की कोशिश हो रही, अभी की लड़ाई तो है नहीं, 1400 साल से यहूदियों को मिटाने की कोशिश हो रही, मिटा नहीं पाए। जितना कोशिश करते हैं मिटाने की, वो पलट के उतना ही ठोक देता है। आपने उसके 1000 मारे, उसने आपके 40,000 से ज्यादा मारे। तो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? वो है मुट्ठी भर, आप है करोड़ों, अरबों, अरबों। उसके बाद भी सबकी नकेल पकड़ रखी। खमैनी भागा भागा फिर रहा है, कह रहा है पास में फोन भी मत लाना, पेजर भी मत लाना, कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत लेके आना। नेतन्याहू बोल रहा है कि पहुंच तो वहां तक है, कुछ भी नहीं होगा तभी ठोक देंगे। तो दूसरी चीज़, जब तक आप में ये हसद रहेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरी चीज़, नेटवर्किंग करनी है भैया, लोगों से मिलना शुरू करें, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, मीटिंग्स में जाएं और सुने, बोले नहीं। हम लोग नेटवर्किंग में जाते हैं
हम सीईओ से मिलते किसी कंपनी के और इतना बताते हैं उसके बारे में कि उसकी कंपनी से ज़्यादा हमें पता होता है। एक साहब बताने लगे कि एक बंदा आया, वो ज़िंदगी में कभी सऊदी अरब नहीं आया, और वो जो रिक्रूटर है उसको बता रहा था कि यार सऊदी अरब क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ सऊदी अरब कैसे चलता है। वो कह रहा है वो आया, हम उसको हायर कर रहे थे, 1 घंटे के इंटरव्यू में 50 मिनट वही भाई साहब बोलते रहे पाकिस्तानी, और मुझे बताते रहते सऊदी अरब कैसे चलता है और दुनिया कैसे चलती है। ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, हमें अपने घर में क्या पका है वो नहीं पता होता, दुनिया कैसे चल रही है वो ज़रूर पता होता है। हमें ये पता होता है इलेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रम्प जीतेगा, कमाला हारिस जीतेगी, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, दुनिया किधर जा रही है, सब पता होगा। अपने घर में भिंडी पकी है दाल वो नहीं पता होता। तो नेटवर्किंग करें और सुनना शुरू करें, इतना सीखेंगे कि हद है। अभी कुछ मेरी मीटिंग्स हुई हैं, मेरी डायरी पूरी भर गई है नोट्स के साथ, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं। इस उम्र में भी आके सीख रहा हूँ, सिर्फ सुनने की कोशिश करें, सुनना शुरू करें। इनेक वालों से बात हुई, ये न्यूक्लियर जो काम करते हैं दुबई के अंदर, उन्होंने बताया कि जी हमारे पास जो नीचे हमारा इक्विपमेंट होता है उससे जेली फिश आके चिपक जाती है, फिर इक्विपमेंट ख़राब होता है, उसे रिमूव करना पड़ता है। तो पता नहीं क्या हुआ है, समंदर में जेली फिश की पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ गई है। अब हम इसी टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन की, कि जेली फिश है उनको डिटेक्ट कर सकें, ताकि जैसे ही वो आके चिपके या कुछ करें, उनका आबादी ज़्यादा आना शुरू हो, रश शुरू हो, तो हम जाके कुछ ना कुछ करके उसका तदारुक कर सकें। सऊदी डिज़र्ट अथॉरिटी से बात हुई, अब वो लोग क्या करें, NLC लेकर आ रहे हैं, नेचुरल लिक्विड क्ले उन्होंने लिक्विड फॉर्म में बना दिया, जिससे ग्रीनरी हो जाएगी पूरे सऊदी अरब के अंदर। उन्होंने बिलियन ट्रीज प्लांटेशन का मंसूबा बनाया, उसके ऊपर काम करेंगे। अब वो NLC बनाने वाले कौन है, NLC बनाने वाली कंपनी नीदरलैंड की है, और फिर वो जाके बैठ गई स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड की कंपनी यहाँ पे आके NLC बेच रही है। हमें ख्याल नहीं आया, सारे का सारे जो रेगिस्तान है वो हमारे पास है, हमें नहीं आया कि इसको ग्रीनरी कैसे बनाएंगे, उसमें भी बाहर वाले के मोहताज हैं। अरामको से बात हुई, उन्होंने बोला कि जी हमारी सेफ्टी के ऊपर जो ड्रिल्स वगैरह होती है, हम कंप्यूटर विजन में प्रोग्राम्स चाहते हैं कि वो PPE को डिटेक्ट कर ले। PPE होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, कि आपने हेलमेट पहना है, आपने वो ग्लव्स पहने हुए हैं, आपने ऐनक लगाई हुई है, आपने लॉन्ग शूज़ पहने हुए या नहीं पहने हुए। अब कितना मुश्किल है इसको कंप्यूटर विजन से सॉल्व करना, आप सॉल्व कर दीजिए। सऊदी अरब पर किसी दिन लंबी बात करेंगे कि सऊदी अरब क्या है, यहाँ पे किस तरह बिज़नेस किए जाते हैं। मुझे तो काफ़ी माशाल्लाह यहाँ पे 7-8 साल हो गए। B2G क्या है, B2B क्या है, B2C क्या है, किस तरीके से स्केल कर सकते हैं, मार्केट छोटी है, बाइंग पावर ज़्यादा है, इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। तो नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग से आप बहुत सीखेंगे। मैं सिर्फ इस छोटे से टिप से 2 हफ्ते में जो सीखा हूँ, यकीन जानिए मैं कोई 20 घंटे इसके ऊपर बोल सकता हूँ, सिर्फ उन बातों के ऊपर जो सीखी हैं। सुनना शुरू करें, बोलना बंद कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते ये हाथ जोड़ता हूँ। बोला मत करें, किसी के पास जाके अपने भरम ना मारा करें, उसकी बात सुन लिया करें, क्योंकि आप सारा टाइम बोलने में बात कर देते हैं। सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, सामने वाला बोलता है इस बंदे को लेके ना ज़िंदगी मेरी अजाब हो जाएगी, इससे कम तो मेरी बेगम बोलती है, इसको और पाल लूँगा तो इतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो आपसे जान छुड़वा लेता है। चौथा काम जो आपने करना है वो करना है अपने पार्टनरशिप्स। हम पता नहीं पाकिस्तानी क्यों पार्टनरशिप से बिलीव नहीं करते। आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की है, सामने वाला 20% 20% उस पर ले लेते तो ठीक है ना, आपको 100 मिलेंगे तो 20 लेगा ना, तो 80 तो आपको मिल गए ना। आप उसको 2 लाख दे रहे हैं तो 10 लाख वो आपको भी तो कमा के दे रहा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दुनिया के सारे बंदे बिल्कुल वेले और फारिग हो हमारे लिए, वो जान तोड़ के हमारे लिए काम करें, हमारा सॉफ्टवेयर बिका दें, हमारी प्रोडक्ट बिकवा दें, हमारी जॉब करवा दें, उनको मुझे टका रुपया नहीं देना। और कल जब मुझे मिल जाएगी तो मैं उस बंदे का नाम भी नहीं जानूंगा, और तो मैं बोलूँगा जी मैं तो पाकिस्तान में रहता था, मियाँ चुन्नू में, सऊदी अरब ने जहाज़ भेजा, मुझे आके उठा के ले गया और देखिए मैं इतनी पोस्ट पर लगा हुआ हूँ। किसी का एहसान नहीं मानना। तो जब किसी का एहसान नहीं मानेंगे, पार्टनरशिप से यकीन नहीं करेंगे, सेल्स पे कमीशन किसी को नहीं देंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया आपके बाप की नौकर है, नहीं है ना। माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे अल्फाज कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों से सुना हूँ, 1-2 बंदा बोले ना, हम बोले कि ठीक यार एक बंदे से किसी का गलत इंसिडेंट हो गया होगा। जिस बंदे से मिलता है वो हमारी बुराई कर रहा होता है, हमारी रोने रो रहा होता है, तो कोई ना कोई खराबी तो अपने अंदर मौजूद है ना। रुक के कहीं ना कहीं तो अपने गिरेबान में झांकना है ना, देखना है ना कि काम हुआ है या नहीं हुआ। और कौन आपको समझाएगा, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप किसी और जाके यूट्यूब के ऊपर जाके ना डांस देखिए, प्रैंक देखिए, और लोगों की बीवियों की तस्वीरें देखिए, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि यही करना है तो फिर यही अखलाक होंगे और यही अमाल होंगे जो बारे कर रहे हैं। और आखिरी चीज़, डेटा के ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए। डेटा बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस मार्केट में जा रहे हैं थोड़ा पढ़ के तो जाइए ना। सऊदी अरब के अंदर ERPs के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है। JD एडवर्ड्स पे काम किया हुआ है, सेप पे किया हुआ है, ओडू पे किया हुआ है, किसी पे किया हुआ है, अपना ERP सिस्टम बनाया हुआ है। 10,800 फैक्ट्रियाँ हैं, सॉरी 11,220 इस महीने लग गई हैं। 11,000 फैक्ट्रियाँ हैं, 400 में खाली ERP लगा हुआ है, बाकी तमाम फैक्ट्रीज़ में ERP लगता है। 2030 का विजन पढ़ लीजिए ना। उन्होंने बोला 1/4 ऑफ दी सऊदी कंपनीज़ में हमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन चाहिए, RPA चाहिए। तो 11,000 में से वो 3-4 हज़ार के अंदर चाहिए तो कौन लगाएगा, बंदा तो मौजूद ही नहीं है। ये पूरी फील्ड आपके पास है। 80,000 यहाँ पे स्कूल है, 6 मिलियन से ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं।
उनको तमाम चीज़ें कौन लगा के देगा, कौन बताएगा, इतनी बड़ी मार्केट है। अगर आप थोड़ा सा डेटा पढ़ के चले आए तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप B2G में आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, वो उस चीज़ को एक तरीके से लॉ बना देती है, बोलती है कि ये काम करें। वो बोलती है प्रॉफिट शेयरिंग पे, रेवेन्यू मॉडल के ऊपर शेयरिंग पे काम कर लीजिए। आपने प्रोडक्ट बनाई, आप गवर्नमेंट को बेचें, 50 गवर्नमेंट लेती है, 50% आपको मिलता है। आपने ग्रो करना शुरू किया, बिकॉज गवर्नमेंट ने अगर लगा दिया तो पूरे का पूरा सऊदी अरब उसको अडोप्ट कर लेगा, उसको B2B भी कर लेगा और B2C भी कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अल मुसाफिर के अंदर PIF ने 1.3 बिलियन रियाल की इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ उनके पास 4-5 बड़े बड़े क्लाइंट्स है। किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है, जहाँ पे मार्केट छोटी है, जो बंदा पहले आता है वो सारा खा जाता है, बाकी के लिए सिर्फ टुकड़े बचते हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी योमुल वतनी के ऊपर आप देखिए, अभी ये लोग वीज़ा निकाल रहे हैं योमुल वतनी के ऊपर। इंटरप्रीनियर के जो आपको CR मिलती है वो 2000 रियाल में मिलती है, वैसे वो आती है 64,000 की, 62,000 रियाल की। 2000 रियाल में आप 3 साल से 5 साल तक आराम से कुछ नहीं करना, ना इकामा फ़ीस देनी है, ना लोगों की फ़ीस देनी है। 4000 में आपको प्रीमियम रेजिडेंसी मिल जाती है, ना कोई इकामा फ़ीस है, ना डिपेंडेंट फ़ीस है। आप ले लीजिए। सऊदी अरब खुलता जा रहा है, मदीना की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बन रही है। दुनिया में कोई भी बंदा के 2-2.5 लाख मदीना में रियल एस्टेट ले लेता है तो उसको यहाँ पे प्रीमियम रेजिडेंसी मिल जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, हमारे पास बड़ा एडेड एडवांटेज है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, हमें यहाँ के माशरे का, यहाँ के कल्चर का, तमाम चीज़ों का पता है। अरबी बहुत सारे मदारिस के लोग हैं, उनको अरबी आती है, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाए। होता क्या है कि काम यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है, सऊदी काम नहीं करता। उसको ग्रांट मिल रही है, 1000-1500 रियाल मिलने शुरू हो जाते हैं बच्चा बैचलर्स में। हमारे बैचलर्स के बच्चों को आप 70,000 रुपये महीना देना शुरू कर दें तो क्या वो पढ़ेगा? यहाँ का बच्चा भी नहीं पढ़ता। अब वो नीति का सिस्टम्स वगैरह है, वो सिस्टम बनाए हुए हैं, बहुत सारे मेरे हाथ के बने हुए। अब उन सिस्टम्स के अंदर वो देखते हैं कि जी सऊदी रखने हैं, रेड फ्लैग हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब वो सऊदी आ जाएगा। अब आप एक काम कर रहे हैं, अब आप नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करते, आपको डर होता है कि अगर मैं सऊदी को बता दिया तो मेरे काम से मेरी जॉब निकली जाएगी। उसके बाद वो 2 सऊदी आपके ऊपर आ गए, अब आपको 3 बंदों का काम करना है, फिर 2 सऊदी और आ गए, अब आपको 5 बंदों का काम करना है, सारा काम आपको करना पड़ता है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। इसको अगर आप कंपनी में कन्वर्ट करके प्रोफेशनल सर्विसेज के तौर पर लॉन्च कर दें तो बहुत अच्छा हो सकता है। आप जिस फील्ड में होते हैं उसके डेटा का आपको नहीं पता होता, जिस फील्ड में होते हैं उसकी जो प्रोफेशनलिज्म की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी आप अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं होते। नेटवर्किंग आपने नहीं करनी, पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते, और जेलसी आप सुबह शाम जहाँ पे खाते हैं उसी को गालियाँ देते हैं, जिसका खाते हैं उसी को गालियाँ देते हैं, उसे एक के लिए झोली भर भर के बदुआएं मांगते हैं। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आपके पास इस बात का कोई जवाब हो तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिए, मेरी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। मेरी कड़वी कसीली बातें सुनने का शुक्रिया। हो सके तो मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मान। तो बातें जिशान जी, आपने बातें तो बहुत अच्छी की हैं और प्रैक्टिकल बातें की हैं, लॉजिकली बातें की हैं और एक्चुअल जो चीज़ें हैं ग्राउंड पे उसकी बातें की। लेकिन पाकिस्तानियों को आप समझा नहीं सकते। 99.99% पाकिस्तानी वो जेलस है, वो दूसरों को आगे बढ़ता देख नहीं सकता, वो आपकी सुन नहीं सकता। उसको लगता है कि मैं ही चौधरी हूँ, मैं ही सब जानता हूँ और मैं ऐसे ही करूँगा, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। ऊपर से आपने जो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट आपने शायद मिस कर दिया, शायद मे बी आप ना बोलना चाहें, मैं बोल देता हूँ। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस स्टबर्नेस, मतलब जो जिद कहते हैं ना, मजहबी जिद, इस्लाम को टूल बनाकर इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, इस्लाम की आड़ लेकर काम चोरी करना, इस्लाम की आड़ लेकर चालबाजी करना। और ये मैं नहीं कहता, नजम सेठी एक किस्सा बता रहे थे कि यूएई में, दुबई में क्या हुआ, सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था
और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे। फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। तो आप बताइए कि ऐसे कैसे पाकिस्तानी प्रोग्रेस करेंगे। पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल गिर चुका है, और इसलिए कि कजन मैरिज कर कर उसको उन्होंने रिलीजियस जामा पहना दिया कि ये हमारा मजहबी हक है बहनों से शादी करना। और कर के आईक्यू इतना गिर गया है कि आप उन्हें ये सारी बातें आपने समझा दी ना, उनके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि जिशान जी आप बात क्या कर रहे हो, आप उनके भले की बात कर रहे हो, ये बात उनको समझ में नहीं आएगी। उनको लगा अच्छा ज्ञान देने चला है, हमें ज्ञान देगा, इसकी ऐसी की तैसी। वो आपको काउंटर करेगा, इस लॉजिक से करेगा काउंटर कि आप परेशान हो, बोलोगे अरे भाड़ में जाती है। पाकिस्तानियों की यही हकीकत है, वो अपना फायदा नहीं चाहते। वो कहते हैं कि सामने वाला बढ़ रहा है ना, उसको गिराओ। और बाकी धर्मांध तो हैं, मजहबी ब्लाइंडनेस तो हैं। जब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कभी ग्रो नहीं कर सकते, कभी ग्रो नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की बातें चल रही है, फैक्ट्रीज लग रही है। हमारे यहाँ एआई की बातें चल रही है, फैक्ट्रीज लग रही हैं। एआई से रिलेटेड कोर्सेज शुरू कर दिए गए यूनिवर्सिटीज, और उसमें कोर्सेज चालू हो चुके हैं। एआई पर रिसर्च पेपर्स जा रहे हैं। अभी चाइना का न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसने जारी किया है, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। 3rd नंबर पे इंडिया है एआई पर रिसर्च पेपर देने में, नंबर 1 पे चाइना, 2nd नंबर पे यूएसए। इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं, कहीं नहीं। आप लोग किसी और ही काम में लगे। आपका पीएम भीख मांग रहा है, जाके यूएन में कहता हम कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर के साथ ये हो रहा है। अबे तू पहले अपना घर देख यार, पड़ोस में क्या हो रहा है छोड़ दे, तू अपना घर देख। इस चक्कर में तो अब तक तुम तबाह हो गए। लेकिन ये समझ नहीं आ रही किसी को, क्योंकि सुनना नहीं, सामने वाला कोई समझा भी रहा है तो उसके नहीं सुननी। तो खैर वीडियो अच्छा था, पाकिस्तानी देखे तो पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाए, लेकिन हम इंडियंस इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में इंडियंस की वाहवाही। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। मतलब एक पाकिस्तानी ने पाकिस्तानियों की इतनी बेइज्जती कर दी कि अब पता नहीं पाकिस्तानी समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे कि बेइज्जती हो रही है हमारी। बाकी इंडियन होने पे प्राउड करिए कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं, आप इंडियन हैं, आपके डीएनए में वो चीज है जिस पर आपको प्राउड करना चाहिए। तो ऐसी टी शर्ट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से आप ले सकते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे ये पाकिस्तानी हो तजर्बा शेयर करें अपना। पाकिस्तानियों के पास वाकई सबसे मेन पाकिस्तानी- चीज है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और दूसरा जो है वो हसद बहुत ज्यादा है पाकिस्तानियों में, और काम चोर हैं, हड हराम है, और काम वक्त पे करते नहीं हैं, और अगर कोई कर दे तो उसमें से नुक्स निकाल के उसको पेमेंट भी नहीं पूरी देते कुछ लोग। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ें देखनी चाहिए पाकिस्तानी को। नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस कटौती में होते हैं कि इसकी ये गलती निकालते हैं, ये कटौती कर लेते हैं। तो बाकी रही बात ये है कि हसद के पे नाम पे मैंने पहले भी एक दफ़ा एक मिसाल दी थी, वही जिन वाली, और 3 बंदे थे, और एक इंडियन कार लें, एक अमेरिकन कार लें, या एक पाकिस्तानी कार लें, कोई भी बीच में ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बीच में ज़रूर लेना है। तो जिन कहता है जी हाँ जी, एक एक ख्वाहिश है, जो भी है मांगो। एक ने कहा कि मुझे जो है वो दौलत दे दो, वो उसको जिन जो है उसको दौलत दे देता है और वो अमीर हो जाता है। फिर दूसरे से पूछता है हाँ भाई तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो कहता है मुझे हुस्न चाहिए, मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ। वो उसे हुस्न दे देता है, खूबसूरत कर देता है। अब पाकिस्तानी की बारी आती है, पाकिस्तानी से पूछता है हाँ भाई तेनू की चाहिए। पाकिस्तान कहता है कि मुझे तो कुछ ना दो बेशक, लेकिन उसको पहले जैसा गरीब कर दो और उसको पहले जैसा बदसूरत कर दो। मतलब कि ये कि खुद तरक्की नहीं करनी होती,
खुद तरक्की नहीं करनी और ना खुद तरक्की करने में मेहनत करनी है। बस ये है कि अगला मेरा कोई बने ना बने, अगले का बेड़ा गर्क ज़रूर हो जाए। ये पाकिस्तानी चाहता है। अपने पाकिस्तानी भाइयों का भी यही चाहता है। पाकिस्तानी भाई अगर बाहर हैं कोई, तो उन पाकिस्तानियों को आगे नहीं बढ़ने देता। अब इंडियन और बांग्लादेशी जो हैं, वो यकीन करें एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, एक-दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर एक माड़ा बंदा है बीच में, उसको काम लगवाने की कोशिश करेंगे। उसको भी अपने साथ लेके चलेंगे। ये नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, पाकिस्तानी नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। तो पीछे ही रहना है ना, प्रोफेशनलिज़्म तो इनमें है ही नहीं। वही बात यही कि वो जो गाड़ी वाली उन्होंने मिसाल दी है, ड्राइवर एज़ अ ड्राइवर जो करता रहता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि एज़ अ प्रोफेशनल हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग नहीं हैं। अब जो एक बंदे की वजह से, जो कि जिसने कंपनी में 3 महीने काम किया और बाद में लैपटॉप लेके भी जो है वो छोड़ गया, कहता है 3 महीने बाद कहता है जी मैंने आना ही नहीं है काम पे। उन्होंने कहा लैपटॉप दे दो, उन्होंने कहा 3 महीने जो छुट्टियाँ की हैं मैंने उसके भी पैसे दो। फिर लैपटॉप मिलेगा, बकाया दो, मेरा सारा कुछ दो, मेरा अलाउंस दो, मेरा ये करो, वो करो। अब उनको मजबूरी थी, लैपटॉप में जानकारी थी सारी, वो लैपटॉप लेना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने पैसे दे के लैपटॉप लिया। अब उस एक की वजह से अब वो किसी पाकिस्तानी पे एतबार नहीं करेंगे, पाकिस्तानी को बुलाएँगे नहीं। तो ये चीज़ है। अब पाकिस्तानियों को अब 1-2 की वजह से जो है वो समझ लें कि चंद लोगों की वजह से सारे पाकिस्तानी बदनाम हो चुके हैं। अब किसी पाकिस्तानी पे कोई भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। अब वैसे पाकिस्तानी पे भरोसा कर भी लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये बेईमानी करेगा, ये ईमानदारी करेगा। उनको बेचारों को यही शक रहता है। तो हो सकता है जिस पे उनको यकीन हो कि ये ईमानदारी करे, वो ही बेईमानी करके भाग जाता है। और ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को नीचे से नीचे लेके जा रही हैं। एक जो है वहाँ पे माँगने वालों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, जो भी अब 100 में से पकड़ते हैं तो 95 पाकिस्तानी होते हैं, सऊदी अरब में भी, दुबई में भी। यार क्या बनाया हुआ है? अब बदनाम तो ज़ाहिर है उस मुल्क ने होना है, अब उस मुल्क ने तो फेंकने हैं ना। अब देखेंगे ये इसमें कौन-कौन से आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं जी, इन्हें स्ट्रिक्ट करो काम सारा। वो और रिस्ट्रिक्शन लगाएँगे और टाइट करेंगे वीज़ा प्रोसेस को, उसके बाद वीज़ा ही नहीं देंगे फिर। तो ये चीज़ें हैं, ये जो ईमानदारी से मेहनत करके खाना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं बाहर बेचारे, उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। हुँ। इन चंद पाकिस्तानी दल्लों ने, जो है कि उन लोगों का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया, जो कि वाक़ई ईमानदारी से जाके कमाना चाहते हैं, अपनी मेहनत की करके कमाना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए कमाना चाहते हैं, जो इज़्ज़त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको भी जो है वो यहाँ पे अब ज़लील होना पड़ रहा है पाकिस्तान में कि उनको वीज़ा ही नहीं लग रहा। हुँ। बैन हो चुके हैं। तो ये चंद लोगों की वजह से सारी कौम जो है वो बदनाम भी हो चुकी है और जो है देख लें फिर क्या हो चुका है। और मैं कहता हूँ कि फिर कुछ भी करते हैं तो फिर इस्लाम के पीछे छुपना शुरू कर देते हैं, मज़हब के पीछे छुपना कर, ये भी सच्चाई है यार। बिल्कुल, अब देखें ना वो जो सिक्योरिटी गार्ड साहब हैं जी, वो वहाँ पे ड्यूटी पर हैं, मालिक बेचारा जो उसको सैलरी देता है वो बाहर गेट के बाहर खड़ा है, उसके लिए गेट खोलने वाला कोई नहीं है। वो खुद गाड़ी में से उतर के अपने लिए गेट खोलता है। फिर उसने कहा यार मैं तनख्वाह भी देता हूँ और गेट भी मेरे लिए नहीं खुलता, कितनी-कितनी देर मुझे गेट के बाहर रुकना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी जो इस्लामिक काम करते हैं, इस्लामिक कार्ड जो आपने यूज़ करना है, आप वो कीजिए, मैं किसी और बंदे को फिर ले आता हूँ। इंडियन लोगों को अहमियत अगर दी जाती है सऊदी अरब में, दुबई में, तो उसकी एक ही वजह है। इंडियन और श्रीलंकन जो आम लेबर लोग हैं ना, वो भी एजुकेशन के मामले में पाकिस्तानी लेबर से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और प्रोफेशनल भी हैं। और मज़े की बात ये है कि अपना काम भी मेहनत से करते हैं, काम में डंडी भी नहीं मारते, ऑनेस्ट बड़े होते हैं। अपनी ड्यूटी को, अपनी ज़िम्मेदारी को वो समझते हैं। पाकिस्तानी तो कहते हैं जी कि काम करना पड़े, ये बात तो झूठ ही निकले। कि जितनी डंडी लग जाए, जितना टाइम वेस्ट हो जाए, आगे पीछे कर करा के टाइम ज़ाया करके ड्यूटी पूरी करके ऊपर से प्राउडली भी फील करते हैं। जाके दूसरे लोगों को बता भी रहे होते हैं कि मेरा तो दिन आज बड़ा अच्छा गुजरा है जी। मैंने तो काम किया को नहीं है, बस इधर-उधर कर-कुर के तो दिन गुजार के आ गया। यूँ ये हालात हैं इन लोगों के। तो ये कौम कैसे तरक्की कर सकती है? हसद तो इन लोगों में कूट-कूट के भरा हुआ है। अक्सर हम लोग मिसाल देते हैं ना कि चंद लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हो गए हैं। हम कहते हैं कि चंद अच्छे लोग जो हैं बस, बाकी सब के सब एक ही जैसे हैं। कि 100 में से 5% कह लें कि अच्छे हैं, बाकी 95% आप लोगों को हसद करने वाले, जेलसी, फिर उसके बाद जो दूसरों की तरफ नज़र रखना और दूसरों में कीड़े निकालना। अगर कोई बेचारा तरक्की कर गया तो उसको ये नहीं कहना कि उसने मेहनत की है, दिन रात काम किया है, यार मैं भी उसको कॉपी करूं, देखूं उसने ऐसा क्या काम अपनाए हैं। नहीं,
उसको यही कहना कि हाँ हराम का पैसा होगा, कोई जुए शुए खेलता होगा, कुछ इसने फ्रॉड किया होगा, कोई धोखा किया होगा, मतलब वही मेंटेलिटी जो अपने अंदर है। वो कहते हैं ना कि जिस तरह का इंसान होता है उसी तरह का दूसरा बंदा नजर आता है, इनको हर बंदा ही ऐसे ही नजर आता है। बस तारीफ नहीं करनी किसी की, किसी को अप्रिशिएट पाकिस्तानियों ने नहीं करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत पहले एक वीडियो आई थी और उसमें मैंने जिक्र किया था कि अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप भाई कुछ ना कुछ लाइफ में उखाड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। और अगर कुछ सुनने वाला नहीं होगा तो सुनाने वाले पागल हो जाएंगे उन्हें अपना कहीं ना कहीं तो बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को आप सुन के एक अंदाज़ा भी लगा लेते हैं, ये भी रियलिटी है कि यार ये बंदा बकवास ही करेगा, इसके पास कोई काम की बात नहीं है। लेकिन सुनने के बाद पता चला, मतलब सुनने से पहले आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके बाद काम की है या नहीं है। तो हज़रत अली का कौल है कि जो गंदा पानी है वो भी ज़ाया मत करें, वो भी आग बुझाने के काम आ जाता है, ठीक है। तो ये मत समझें कि हर बंदा फजूल है, वो अजीब बात कर रहा है। सुने, कहीं ना कहीं वो बात जो है आपको कहीं ना कहीं क्लिक करेगी, कहीं ना कहीं आपके काम की होगी। और जब बिजनेस की बात हो रही हो और इन चीज़ों की बात हो रही हो और आपको पता हो कि आप फ्यूचर में आप इस चीज़ से रिलेटेड होंगे और ये फ्यूचर में आपके काम आएगी, तो वाई नॉट यार, बैठें सुने उस चीज़ को, समझें। सुनना जो है ना वो पहला प्रोसेस है मेरे ख्याल में। तो आप माइंड में वो क्लिक करते हैं चीज़ों को, हम रिएक्शन देते हैं ना वीडियोस पे, तो सुनना पहला काम है। हम सुन रहे होते हैं चीज़ों को, वो एनालाइज कर रहे होते हैं जहन में, फिर वो चीज़ें जो हैं वो रिवाइंड होती हैं। तो ये क्या है, प्रोसेस है एक किस्म का। तो ये प्रोसेस जो है, ये जॉब पे बैठे हुए इंटरव्यू देना है या कुछ करना है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो टीचर या कोई भी आपको वो गाइड कर रहा होता है, तो आप सुनते हैं उसको रिवाइंड करते हैं बार बार जहन में, आपको पता अच्छा ये पॉइंट है, ये फिर आपको समझ आना शुरू हो जाती है। एक पहला स्टेप होता है, वो बड़ा ज़रूरी है। तो वो अवाम जो है वो सुनना ही नहीं चाहती। वो जिसको बोलो ना भाई किसी मिस्त्री लगा हुआ है, कोई मतलब मकान बनाने वाला, कंस्ट्रक्शन हो रही है, या कुछ और बंदा है, उसको भी एक मजदूर जो है जिसने दिहाड़ी लगानी होती है, ईंटें या मसाला बना के देना है, वो सीमेंट वगैरह मिस्त्री को जो है, वो अब वो बंदा जो है उसको भी बोल दो ना कि यार ये सीमेंट यहाँ पे नहीं बनाना, थोड़े उधर बना लो, वहाँ पे मिक्सिंग से ठीक हो जाएगी, इसमें पानी इतनी डालना कि मसाला थोड़ा ठीक रहे। आपको क्या पता जी, हम सारा हमारा तो सारी दिन का काम ही यही है, ठीक है। आपका काम है दफ्तर में बैठना, एसी में बैठते हैं आप, आपको बहु क्या पता है इस चीज़ों का। तो यार सुन तो लो, सुनो कि यार अगला बंदा क्या कह रहा है, काम उससे करवाना है। तो चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है यहाँ से, कि जब हम अगले बंदे की बात ही नहीं सुनते, हम कहते हैं "ओ मुझे पता है, तू रहने दे, तू ना बता"। तो वो वहाँ पे भी काम खराब होता है, ठीक है ना। तो सऊदीया में आप अपनी कंट्री से बाहर गए हुए हैं, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके ऊपर इस तरह की हरकतें करेंगे। ये जो हरकत उन्होंने बताई है, ये अब ठीक ठाक बंदा जॉब पे था, मतलब उसकी ठीक ठाक जॉब होगी, सही है, ठीक ठाक को बड़ी कंपनी होगी, उसमें जॉब होगी, तनख्वाह भी ठीक ठाक होगी, सैलरी मतलब ठीक ठाक होगी उसकी, उसके बावजूद उसने चवल मारी है। अब ड्रामी वो वीज़े का प्रोसेस बता रहे थे, वो सारा सिस्टम भाई वो कंपनी करती है। ये खुद करना पड़ जाए ना इसे, या करना पड़ता तो उसे पता होता भाई क्या पापड़ बेले हैं, किसकी मिन्नतें की हैं, किधर पैसे दिए हैं, कौन सा पेपर लेकर कहाँ पे जाके जमा करवाना था, कहाँ से लेना था, सारी कंपनी कर रही है। सब कुछ करके आपको प्रोवाइड कर रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, ठीक है ना, आपको वो कार्ड जो है उन्होंने प्रोवाइड किया, और उसके बाद आप निकल गए हैं कंपनी से, भाग गया उनका डाटा लेकर, ज्यादती है। डाटा लेकर पहले यार। मिन्नतें करके उनको एतमाद में लिया, बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। 6 महीने उन बेचारों ने लगाए हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो वहां क्या, पे जाके उन्होंने फिर बुलाया। नहीं तो फिर क्या impact? अगर मैं जाता हूँ उसी कंपनी में, एग्जांपल है, तो बोलेंगे जी कि पाकिस्तानी हूँ, उन्होंने कहा "बन नहीं, सॉरी"। मतलब मैं अगर क्वालिफाई भी हूँ, मतलब मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे उम्मीद हो कि यार यहाँ पे मेरी जॉब लगेगी, मेरा मुस्तकबिल सिक्योर होगा, तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा तो मोराल डाउन हो जाएगा एकदम यार। करे कोई भरे कोई, वो हिसाब हो जाएगा, लेकिन करता कोई एक है, और फिर ब्लेम भाई साहब पे आता है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। फिर वो अगले बंदे ने, उसका बिजनेस है भाई, कंपनी होगी, पायर इतना बड़ा खड़ा किया, ऐसे थोड़ी खड़ा किया, फिर उन्होंने 100 बंदों को जवाब देना है, तो वो कैसे करेंगे एक बंदा करके। अगर ये मिसाल के तौर पे मैं ये यूरोप में और मुझे बुला लेता है, और अपने सर पे बुलाता है कि अपने थ्रू, अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट में ऐड करता है कि यार इस बंदे को मैं स्पॉन्सर देना चाहता हूँ, बुलाता हूँ, और मैं वहाँ पे जाके कोई शकील गाता हूँ, मांगता हूँ, या कोई भी रेप करता हूँ, या कोई भी बुरा काम करता हूँ, भाई ये भी डिपोर्ट हो जाएगा,
ये भी डिपोर्ट हुआ, ये भी ब्लैक लिस्ट हुआ, वहां से मैं भी हुआ, ठीक है, सजा काटी या अब वो whatever जो जैसे भी कह किया। रहा था कि बंदा जो बुलाता है ना उसकी पीठ पे पहले आके छुरा घोंपते हैं, कहते हैं उससे यही याद करते करो मुझे। यही यही करते हैं हम लोग जो हैं। वो मैंने देखा है, मैं अपनी आंखों से देखा है, मैं बाहर रह के आया हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो एक डेरा बना होता है ना, जहाँ पे अकोमोडेशन होती है, वहाँ पे इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो रहते ज़रूर हैं लेकिन एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। वहीं पे बंगाली और इंडियंस को मैंने देखा है, यकीन माने ऐसी एकता होती है कि मतलब वो अपने काम पे निकल रहे हैं, काम से आ रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उनमें मैंने लड़ाई झगड़े एक दूसरे के गिरबान पकड़ते हुए ये ऐसे कभी नहीं देखा, देखे ही नहीं है। उनके रूम के डोर जो है ओपन रहते हैं, हमारे क्लोज रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अंदर सारे खुराफात चल रही होती हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। एक उठ के जाएगा सामने मुंह पे, और ठीक हो, खैर खैरियत है, अच्छा जा रहा है काम जी, माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। उठ के इधर जाएगा, पीछे से उसकी बदखोही करना शुरू कर देगा। और मुझे सुन के अजीब लगता था कि यार ये बंदा इसके मुंह पे अभी तारीफ कर रहा था और अभी उठ के गया तो पीछे से बदखोही शुरू कर दी है। तो भाई अगर करनी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, सीधा बोलो भाई तुमने ये काम खराब किया है, उससे मसला जो है रिजॉल्व हो सकता है। मसले बढ़ते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं होगी आप में, वो क्या लें कि वो बुरा अमल जो है उससे बच जाएंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, अगले बंदे को बताएंगे, शायद उसमें वो हामी हो और उसको वो रिजॉल्व कर ले और बेहतर हो जाए। लेकिन यह है कि जब आप दूसरी कंट्री में जाके पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर आप भूल जाते हैं, यहाँ पे आके आप कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान और जान जान पाकिस्तान। और मतलब एक बात है ना, एक मतलब मिल नगमा है कि दिल दिल पाकिस्तान और जान जान पाकिस्तान है, लेकिन ये है कि कहाँ पे फिर जाता है आपका जज्बा, बढ़ जाता है जज्बा तो बढ़ गया, फिर हर चीज फिर आप जनाब फेंक के आप कहाँ पे घूमते हैं, फिर पैसे के पीछे लालच आप करते हैं हर चीज की, आप अपना सोचते हैं, तो फिर ये काम तो ठीक ऐसे मत घूरो यार। नहीं, मैं देख रहा हूँ ना कि आजकल बड़ा जोश में है क्योंकि 2 दिन छुट्टी की है ना इसने। तो इसमें तुमने नहीं की एनर्जी तो आ गई है। है? मैं तो चलो काम में बिजी था ना, तो तुम तो फ्री थे, एनर्जी आ गया, यशी की है 2 दिन फुल, तो आज एनर्जी आई हुई है जी इसमें। राणा भाई। और रिसर्च नहीं करते यार हम पाकिस्तानी किसी चीज़ को भी, और रिसर्च करनी चाहिए और चीज़ को देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, फिर करना चाहिए। और मज़हब को भी लेके चलें, लेकिन मज़हब को बीच में जो है वो काम काम भी आपका एक समझ लें मज़हब का हिस्सा है। काम भी करना आप पे फ़र्ज़ है। ईमानदारी से काम करें, काम को टाइम दें, काम पे फ़ोकस करें काम के वक़्त। जब टाइम हो तो नमाज़ पढ़ लें, इसमें कोई ऐसी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नमाज़ ना पढ़ें। नमाज़ पढ़ें आप, जब टाइम हो आपके पास आप नमाज़ पढ़ें, लेकिन काम पे फ़ोकस करें। पहले काम भी आप पे फ़र्ज़ है, हलाल रिज़्क कमाना भी आप पे फ़र्ज़ है। तो कंपनी की शराइत होती है, कोई कानून होते हैं, उसको फ़ॉलो करना भी आपका फ़र्ज़ है। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ें देखनी चाहिए। और पाकिस्तानी जो है रिसर्च करें, और रिसर्च नहीं करते, रिसर्च में तो पढ़ते ही नहीं है चीज़ों को। जैसे उन्होंने कहा कि प्रिकॉशन होती हैं, कुछ ऐसा होता है, इंडिकेशन होती हैं, वो हम पढ़ते ही नहीं है और उनको पता ही नहीं होता हमें उन चीज़ों का, तो हम फॉलो नहीं करते उन चीज़ों को। तो ये एक हमारे में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हम हमारे टिकटॉक में जो है देख रहे हसद होते बहुत हैं, ज़्यादा है। वही बात कि टिकटॉक देखते हैं, रिसर्च नहीं करते, कोई काम की चीज़ नहीं देखते, टिकटॉक देखते हैं, कौन डांस देख लिए, और उन्होंने पोर्न तक भी कह दिया कि वो भी हम देखते हैं पाकिस्तानी। ये रियलिटी। तो ये है कि इन चीज़ों से हट के जो है वो कोई अच्छा सा काम जो है वो देखें, अपने काम के रिलेटेड जो है वो काम वीडियो के देखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही वही घुस जाएँ उसमें, अपना भी दिमाग ख़राब करें और सारा कर लें, ऐसी भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया का ठेका उठा लें, लेकिन कम से कम इतना तो रिसर्च करें जो आपका काम है। जैसे कि हमारा ये काम है, हम इस बारे में देखते हैं कि कौन-सी वीडियो लेके आएँ, क्या न्यूज़ चल रही है इस वक़्त, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ देखता हूँ मैं, सीधी बात है। तो क्या चल रहा होता है, वीडियो कौन-सी निकालनी है या वीडियो कौन-सी लेके आनी है, कौन-सी अपडेट आई है, तो अपने काम के रिलेटेड जो है वो ज़रूर सर्च करें, अपने काम के रिलेटेड जो है वो पढ़ें इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल। बाकी जो है अगर आपने नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर टाइम है तो वो भी पढ़ लें, नहीं है तो ना पढ़ें। लेकिन कम से कम जो इस फ़ील्ड में है आप उस फ़ील्ड का ज़रूर जो है वो लें, जिस कंपनी में है उस कंपनी का जो है वो पढ़ें कि इस कंपनी के क्या रूल हैं, अपने कैसे काम करना करने है, होने चाहिए क्या अपने होना पास। चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या प्रोसेस है किसी चीज़ का, ये सारा पता होना चाहिए कंपनी का। तो बहरहाल ये है कि वीडियो जो है जिन्होंने बनाई है उन्होंने भी सही आईना दिखाया पाकिस्तानियों को, और रियलिटी है ये। और जो है आलोक भाई ने भी बातें काफ़ी ठीक की हैं, और हमने कैसी की हैं वो आप लोग बता देंगे। कमेंट सेक्शन ओपन आपके बिल्कुल। लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़। पीस।